नमस्कार साथियों। भारत और चाइना के बीच में पिछले कुछ समय से बॉर्डर पे LAC पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे टेंशन्स बनी हुई हैं। लगातार आप न्यूज़ से कुछ न कुछ आपको पता चलता ही जा रहा है कि जो पर्टिकुलर वहाँ की जो स्थिति है वो किसी तरीके से सही नहीं है। आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल इस LAC के बारे में, भारत और चाइना के बारे में, इस इशू को ही हमारे सामने रखता है। इस एडिटोरियल को पढ़ने से आपकी वोकैब इंप्रूवमेंट होगी और साथ ही साथ आपको यह पता चलेगा कि LAC पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या स्थिति बनी हुई है, भारत का इस स्थिति को लेकर क्या रवैया है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और चाइना का क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ठीक है, मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय। तो चलिए समझते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल को। बस मैं चाहता हूं आप एक कोई पर्टिकुलर नोटबुक अपने साथ रखिए, कॉपी अपने साथ रखिए, एक पेन अपने पास रखिए और वर्ड मीनिंग्स को नोट डाउन जरूर करते चले जाइएगा। आपकी वोकैब इंप्रूवमेंट हो रही है, आपकी रीडिंग एबिलिटीज बढ़ रही है और आप साथ ही साथ जो पर्टिकुलर जो टॉपिक इस टाइम पे ट्रेंडिंग में, देश में जो पर्टिकुलर मुद्दे जो चल रहे हैं उससे भी आप क्या रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं। टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट, ये आज का हमारा टाइटल है। देखिए, एंगेजमेंट का मतलब होता है, वैसे तो हलचल कह सकते हो आप, भीड़ भाड़ कह सकते हो, ठीक है ना, ये भी इसका मीनिंग निकलता है कई बार सेंटेंस में। लेकिन आज के हमारे एडिटोरियल का जो टाइटल है टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट, देखिए टर्म्स का मतलब होता है शर्तें। ठीक है, अब शर्तें किसकी? ऑफ डिसएंगेजमेंट। यहां पे डिसएंगेजमेंट का मतलब है पीछे हटने की और पीछे हटने का मतलब है सेना को पीछे हटाने की। भी कुछ शर्तें हैं ऑफ डिसएंगेजमेंट, सेना को पीछे हटाने की कुछ शर्तें जो चाइना अपनी तरफ से रख रहा है, भारत अपनी तरफ से रख रहा है कि हम हमारी सेना को तब पीछे लेंगे जब आप इन कुछ शर्तों को मानेंगे। चलिए देखते हैं कैसी शर्तें हैं, क्या बात है। मिलिट्री लेवल टॉक्स हेल्प अवॉइड कन्फ्रंटेशन। पहला ही वर्ड आ गया हमारे पास, कन्फ्रंटेशन। देखो, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना करना, किसी चीज का आप क्या करते हो, आमना सामना करते हो। मिलिट्री लेवल की जो ये बातचीत होती है ये हेल्प करती है, मदद करती है अवॉइड करने में। क्या अवॉइड करने में? आमना सामना करने में। ठीक है ना, कि सेना क्या हो जाए, आमने सामने आए। उससे अच्छा है कि मिलिट्री लेवल की जो टॉक्स होती है, जो बातचीत होती है ना, वो इसमें क्या कर देती है, मदद कर देती है इसे अवॉइड करने में। बट द चाइना बॉर्डर रिमेन्स ए चैलेंज, लेकिन चाइना की जो बॉर्डर है ये अभी भी रिमेन का मतलब बनी हुई है एक चैलेंज, ये अभी भी हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है। मतलब बातचीत होने के बावजूद भी क्या बनी हुई है, चुनौती बनी हुई है। तो ऐसी क्या बात है कि मिलिट्री लेवल की बातचीत भी हो रही है और प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रही, चैलेंज भी बराबर बना हुआ है। चलिए देखते हैं। दैट इंडिया एंड चाइना हैव एग्रीड टू स्टॉप सेंडिंग मोर ट्रूप्स टू द फ्रंट लाइन इज अ वेलकम स्टेप टुवर्ड्स हिटिंग पॉज ऑन द राइजिंग टेंशंस अलोंग द LAC। ये हमारा सेंटेंस बना, चलिए समझते हैं। ये कहता है दैट इंडिया एंड चाइना हैव एग्रीड, वो क्या हो चुके हैं, सहमत हो चुके हैं, टू स्टॉप सेंडिंग मोर ट्रूप्स। अब देखो, ट्रूप्स का मतलब लिख लो आप, ट्रूप्स का मतलब होता है सैन्य दल। ठीक है ना, तो भारत और चाइना ये सहमत हो चुके हैं स्टॉप करने में, मतलब रोकने में, क्या भेजने के लिए, मतलब वो सहमत हो चुके हैं कि वो अब स्टॉप कर देंगे और सैन्य दल को भेजने के लिए टू द फ्रंट लाइन। फ्रंट लाइन का मतलब होता है बिल्कुल आगे। देखिए, जैसे मान लो बॉर्डर होती है ना, तो उस बॉर्डर पे सबसे फ्रंट जो रहता है, सबसे आगे, मतलब वहां उस फ्रंट लाइन पे आप अपनी सैन्य दल को भेजने की जो बात हो रही है ना, उस पे भारत और चाइना क्या हो चुके हैं, सहमत हो चुके हैं कि नहीं भेजेंगे। चलिए ठीक है, इज अ वेलकम स्टेप, और ये क्या है, एक अपने आप में स्वागत योग्य कदम है, वेलकम स्टेप है। चलो अच्छी बात है कि आप नहीं भेज रहे। टुवर्ड्स हिटिंग पोज ऑन द राइजिंग टेंशंस अलोंग द LAC। अब देखो यहां पे ये क्या कहना चाहता है, टुवर्ड्स हिटिंग पोज, इसका मतलब होता है, देखो हिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप टच करते हो, ठीक है ना। टुवर्ड्स का मतलब की तरफ, तो थोड़ी देर रोकने के लिए, पोज के करने के लिए, अपन पोज करते हैं ना, रिज्यूम करते हैं, पोज करते हैं, तो यहां उसी की बात कर रहा है कि टुवर्ड्स हिटिंग पोज ऑन द राइजिंग टेंशन, जो बढ़ रही, जो टेंशन, बढ़ती हुई जो टेंशन है, राइजिंग टेंशन का मतलब जो बढ़ती हुई टेंशन है, इसको रोकने के लिए, थोड़ी देर रोकने के लिए एक स्वागत योग्य क्या है, कदम है, टू द LAC, किसकी तरफ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ। दोबारा बताता हूं, भारत और चाइना है जो वो क्या हो चुके हैं, सहमत हो चुके हैं अपने ट्रूप्स को, सैन्य दल को भेजने से रोकने के लिए टू द फ्रंट लाइन, बिल्कुल आगे के लेवल पे, ठीक है ना, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे। ये एक स्वागत योग्य कदम है और किस तरफ, किसकी ओर, हिटिंग पॉज ऑन द राइजिंग टेंशन, जो बढ़ती हुई टेंशन है उसको रोकने के लिए, थोड़ी देर उसको रोकने के लिए, अलोंग द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अच्छा, अलोंग का मतलब यहाँ पे क्या है, अलोंग का मतलब यहाँ पे LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ, मतलब जहां जहां LAC बनी हुई ना, वहां सब जगह की बात हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इंडीड द जेनेसिस ऑफ द टेंशंस लाइज इन चाइनाज लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स टू फॉरवर्ड एरियाज इन मे। चलिए समझते हैं क्या कहता है ये देखो यहाँ पे इंडीड, इंडीड का मतलब है वाकई में, वास्तव में। द जेनेसिस, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है उद्भव,
उद्भव का मतलब कोई चीज कहीं से शुरू होती है ना, जो उसका आप ये कहते हो कि पर्टिकुलर जहां से उद्भव हुई है, जहां से शुरुआत हुई, जहां से उत्पत्ति हुई उसकी, उसके बारे में कहता है। ये जो जेनेसिस हुआ है, ये उद्भव हुआ है ऑफ द टेंशंस, इन सभी चिंताओं का, इन सभी टेंशंस का, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है इनका उद्भव कहां से हुआ है उसके बारे में कहता है लाइज। लाइज का मतलब होता है स्थित होना, ठीक है ना, ये कहां पे सिचुएटेड है, लाइज को आप सिचुएटेड भी कह सकते हो, या ये कहां स्थित है, इन चाइनाज लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट। चाइना ने क्या किया, लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट किया ऑफ ट्रूप्स, सैन्य दल को डिप्लॉय किया, मतलब तैनात किया, टू फॉरवर्ड एरियाज इन मई, जो आगे के एरिया, फॉरवर्ड एरियाज का मतलब क्या है, जो आगे के एरियाज हैं इनमें, मई के महीने में चाइना, मतलब ये कहता है कि ये जो सारी टेंशन है इसकी मूल जड़ क्या है, कहां से शुरू हुई है ये, ठीक है ना, इसका उद्भव क्या है। तो वो कहता है कि चाइना ने क्या किया, बहुत बड़े स्तर पर डिप्लॉयमेंट किया, तैनात किया अपने ट्रूप्स को, सैन्य दलों को, कौन से एरिया पे, फॉरवर्ड एरिया। फॉरवर्ड एरिया का मतलब जो एलएसी के ऊपर सबसे आगे का फ्रंट लाइन जो है वहां पे। एंड सब्सिक्वेंट मल्टीपल ट्रांसग्रेशंस इन द गालवन वैली। अब देखो मैं बताता हूं, पहले ये वर्ड समझ लो आप। देखो यहाँ पे ये कहता है सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है कि इसके बाद में, सब्सिक्वेंट, और इसके बाद में और वो क्या क्या करता गया, वो इसने क्या किया, मल्टीपल ट्रांसग्रेशन, कई सारे अतिक्रमण किए, ठीक है ना, मतलब शुरुआत पे तो ये आगे आई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने कई सारे अतिक्रमण किए। अतिक्रमण का मैं यहाँ पे आपको समझा दूं भी, एक तरीके से आप ये कह सकते हो ट्रांसग्रेशन किया, नियमों का उल्लंघन किया उन्होंने बाद में, ठीक है ना। सब्सिक्वेंट का मतलब बाद में इन्होंने कई प्रकार के ऐसे नियमों के उल्लंघन किए इन द गालवन वैली, गालवन वैली में, पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक पे, गोगरा, ठीक है ना, हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है ना, एंड डेप्सांग प्लेन्स। देखो प्लेन्स का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, ठीक है ना, एरिया, जो भाग होता है ना, मैदान होता है, उसे बोलते हैं प्लेन्स। तो ये सारी वो जगह है वहाँ पे लद्दाख के, वो उस जगह पे गालवन वैली है, पेंगोंग लेक है, गोगरा है, हॉट स्प्रिंग्स है, डेप्सांग प्लेन्स है, जो वहाँ का जो मैदान है वहाँ पर, दैट हैव वायलेटेड ऑलमोस्ट एवरी कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 बॉर्डर एग्रीमेंट्स। अब समझो आप यहाँ पे, ये सारी जगह जो इसने बताई है ना, इन सब जगहों पे उन्होंने क्या क्या नियमों का उल्लंघन करा। एंड दैट हैव वायलेटेड, और दैट हैव वायलेटेड का मतलब है उल्लंघन किया, एक तरीके से उन्होंने इन नियमों को पार किया, ठीक है ना। ऑलमोस्ट एवरी कोऑर्डिनेट, एवरी कोऑर्डिनेट का मतलब है प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक, कोर का मतलब मूल, टिनेट का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल, हर एक मूल सिद्धांत का इन्होंने क्या किया, उल्लंघन किया, वायलेट किया मतलब, ठीक है ना, बाहर आए उससे। ऑफ द 4 बॉर्डर एग्रीमेंट्स, बॉर्डर के 4 एग्रीमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर बॉर्डर पे, एलएसी पे कोई 4 सिद्धांत बने हुए, कोई एग्रीमेंट समझौते हो रखे हैं, उन सब को उन्होंने क्या किया, उन सब नियमों का उन्होंने क्या किया, उल्लंघन किया। दैट हैव हेल्प्ड कीप द पीस सिंस 1993। और ये एग्रीमेंट जो थे ना, जो बॉर्डर के ये एग्रीमेंट्स बने हुए थे, ये इन्होंने मदद की हुई है कीप द पीस, शांति बनाए रखने में, सिंस 1993, 1993 से लेकर तब तक, जब तक ये इन्होंने उल्लंघन नहीं किया ना, तब तक ये जो एग्रीमेंट्स बने हुए थे ना, ये मदद करते थे, इन्होंने सहायता की थी किस चीज में, कीप द पीस, शांति बनाए रखने में। लेकिन अब तो इन्होंने उल्लंघन कर दिया। दिस हैज फोर्स्ड इंडिया टू मैच द चाइनीज डिप्लॉयमेंट। अब देखो इसी की वजह से फोर्स हुआ, भारत भी क्या हुआ, भी मजबूर हुआ, ठीक है ना। भारत किस लिए मजबूर हुआ, टू मैच द चाइनीज डिप्लॉयमेंट। मैच द चाइनीज डिप्लॉयमेंट का मतलब यह है कि जो चाइना ने जो डिप्लॉयमेंट किया, जो अपने सैन्य दलों की तैनाती की ना, तो भारत भी मजबूर हुआ अपने सैन्य दलों को वहां पे तैनात करने के लिए, ठीक है ना। मैच का मतलब यहाँ पे क्या बन के आ रहा है कि उनकी बराबरी की हमने, तो भारत ने क्या बराबरी की, भारत ने भी अपने सैन्य दल वहां पे भेजे, ठीक है। लीडिंग टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्डअप, ठीक है ना। आज का एक मेन फ्रेजल वर्ब है हमारे पास, बिल्डअप, आगे भी आएगा 1-2 बार, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसने क्या किया, लीडिंग टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्डअप ऑन ए स्केल नोट्स इन सिंस 1962। अब देखो यहाँ पे कहता है कि जिसके कारण, लीडिंग टू का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसके कारण, लीडिंग टू, इसी की वजह से, ठीक है ना, जिसके कारण क्या हुआ, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्डअप। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्डअप का मतलब है धीरे धीरे क्या हुआ, बिल्डअप का मतलब हुआ सेना इकट्ठी हुई, ठीक है ना, सैनिक बढ़ते गए, ठीक है ना। बिल्डअप का मतलब है यहाँ पे सैनिक बढ़ना, तो इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे सैनिक बढ़ते गए। कहां पे भी, उधर से तो चाइना वाले आए, इधर से भारत की सेना गई, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे सैनिकों का जमावड़ा बढ़ता चला गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ऑन ए स्केल नोट सीन सिंस 1962, इस स्तर पर वहां पे सेना का जमावड़ा हुआ, इस स्तर पर सैनिक वहां पे बढ़ते गए, जो कि 1962 के बाद कभी नहीं दिखे। मतलब 1962 की जो लड़ाई हुई थी 1962 की, उसके बाद से कभी ऐसे दिखाई नहीं दिए थे जो अब दिखाई दिए। द न्यू एग्रीमेंट ऑफ सितंबर 21, एक नया समझौता जो 21 सितंबर को हुआ, वो क्या कहता है, एट द 6th राउंड ऑफ कोप कमांडर टॉक्स सिंस जून। अब देखो यहां पे ये समझो आप,
21 सितंबर को एक समझौता होता है। 6th राउंड ऑफ कॉप कमांडर, यहाँ पे इसका मतलब है 6 राउंड। 6 राउंड का मतलब एक बार बात हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, तो ऐसे 6 बार, छठा जो राउंड आया ना उसमें क्या हुआ, ऑफ कॉप कमांडर लेवल की बातचीत हुई, टॉक सिंस जून, जो कि जून से चलती आ रही थी, जून से बातचीत चलती आ रही थी। और 21 जून को जाकर कहीं एक समझौता होता है, विल पुट अ स्टॉप टू दिस बिल्डअप, जो क्या करेगा, इस पे एक विराम लगाएगा, इस बिल्डअप पे। बिल्डअप का मतलब इन सैनिकों के जमावड़े पे, ये जो सैनिक इकट्ठे हो रहे हैं ना, इस पे क्या लगाएगा, लगाम लगाएगा, इसको बंद करेगा। दैट इज इफ इट इज इंप्लीमेंटेड सिंसियरली। अब देखो ये समझो आप, ये यहाँ पे क्या कहता है, और अगर ये ईमानदारी से, समझदारी से लागू होता है तो, मतलब उनके बीच में जो समझौता हुआ है ना, अगर इसे वो क्या करते हैं, दैट इज इफ, अगर इट इज इंप्लीमेंटेड, इसे लागू किया जाता है सिंसियरली। सिंसियरली का मतलब यहाँ पे है समझदारी से, ईमानदारी से। अगर इसे ईमानदारी से लागू किया गया, समझदारी से लागू किया गया ना, तब कहीं जाकर इस पे स्टॉप होगा, इस सैनिक जमावड़े पर, नहीं तो फिर वही बात हो जाने वाली है। द जॉइंट प्रेस रिलीज सेड द साइड्स। अब देखो ये क्या हुआ, जॉइंट प्रेस रिलीज का मतलब है संयुक्त रूप से उन्होंने क्या किया, पत्रकारों को बुलाया, और पत्रकारों को बुला के उन्होंने क्या है, सेड द साइड्स, उन्होंने कहा कि द साइड्स का मतलब इंडिया की साइड और चाइना की साइड, हैड एग्रीड, वो क्या हो गए हैं, सहमत हो गए हैं, टू स्ट्रेंथन, मजबूत करने के लिए, कम्युनिकेशन, बातचीत, ऑन द ग्राउंड, मतलब वो है जो जमीनी स्तर पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया, 6 राउंड हुए बातचीत के, ठीक है ना, कमांडर लेवल की बातचीत हुई, छठे राउंड में जाकर कहीं उन्होंने प्रेस रिलीज की, थोड़ा बहुत उनके बीच में समझौता हुआ, और वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो सहमत हो गए हैं, ठीक है ना, कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथ करने में, मतलब बातचीत को मजबूत करने के लिए, ऑन द ग्राउंड, जमीनी स्तर पर, अवॉइड मिस जजमेंट्स, और वो साथ ही साथ क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। मिस जजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी तरीके का कोई न्याय के अंदर, कोई जजमेंट के अंदर, कोई जजमेंट के अंदर क्या नहीं होगा, किसी तरीके की कोई उलट पुलट नहीं होगी, ठीक है ना, वो इससे बचेंगे कि आप मिस जजमेंट कर दो। मान लो भारत के सैनिक गए बॉर्डर के ऊपर किसी काम के लिए, और उन्होंने सोचा कि ये तो यहाँ पे हमला करने के लिए आ गए, या चाइना के इस तरफ आते हैं हमारी तरफ, और हम ये सोचते हैं कि इधर हमला करने के लिए आए, ऐसे मिस जजमेंट से भी बचेंगे वो। एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम यूनिलैटरली चेंजिंग द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। अच्छे दो चीजें अच्छी हैं, एक तो यूनिलैटरली वर्ड आया आपके पास, ठीक है ना, तो एक तो यूनिलैटरली का मतलब होता है एक तरफा, ठीक है ना, यूनिलैटरली का मतलब होता है एक तरफा, और एक रिफ्रेन आप ध्यान में रखिए, रिफ्रेन का मतलब होता है रोकना, ठीक है ना, रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, रोकना, बचना, और रिफ्रेन के साथ प्रेपोजिशन आती है कौन सी, फ्रॉम। ऑफलाइन में तो मैंने कई बार बताया आपको, रिफ्रेन फ्रॉम, तो ये क्या करेगी, रिफ्रेन फ्रॉम, ये अपने आप में, अब देखो समझो आप सेंटेंस को, दोनों देशों को ये एक तरफा स्थिति को बदलने से बचेंगे, मतलब दोनों देश जो है ना, वो कोई एक इस तरीके का ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, ठीक है ना। देखो आप समझो, रिफ्रेन फ्रॉम, एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम, और वो बचेंगे, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब यहां पे क्या, बचेंगे, यूनिलैटरली एक तरफा, चेंजिंग द सिचुएशन, स्थिति को बदलने से, ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, जमीनी स्तर पर वो स्थिति को बदलने से बचेंगे। ये कहने का मतलब भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कोई भी एक देश, चाहे फिर भारत हो चाहे चाइना हो, कोई कदम उठा लेगा अपनी तरफ से, नहीं, ये समझौता हो गया उनके बीच में। चलिए ठीक है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, इसके अलावा, ठीक है ना, तो बिसाइड्स इसके अलावा, होल्डिंग ए नेक्स्ट राउंड एट एन अर्ली डेट। अच्छा ये भी बात हुई है कि इसके अलावा एक बात और हुई है उनके बीच में, वो क्या हुई है कि वो क्या करेंगे, एक और बातचीत का राउंड आयोजित करेंगे, होल्ड करेंगे, मतलब एक बातचीत अभी बाकी और रहेगी। देखो यहां इससे ये पता चलता है, क्या पता चलता है, लाइन में आगे क्लियर किया हुआ है, अंडरलाइनिंग दैट मैनी इश्यूज रिमेन अनरिजॉल्व्ड। इससे ये अंडरलाइन होता है, मतलब ये समझ में आता है कि अभी भी कई सारे इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, कई बातचीत ऐसी हैं जो क्या है, रिमेन, बची हुई है, अनरिजॉल्व्ड, जिनका सॉल्यूशन अभी नहीं हुआ है। मतलब 6 बार बातचीत हो गई, इतनी ही बातचीत अभी तक उनके बीच में क्लियर हुई है, लेकिन अभी भी एक राउंड और होगा, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है, एक राउंड और होगा। इसका मतलब अभी पूरी बातचीत सारी नहीं हुई, सारे मुद्दे जो हैं वो क्या हुए हैं, रिमेन अनरिजॉल्व्ड, मतलब अभी भी कई सारे मुद्दे बचे हुए हैं। इफ दिस एग्रीमेंट कैन पोटेंशियली हेल्प द स्टीम द ब्लीडिंग एज इट वर। अच्छा वर्ड है स्टीम द ब्लीडिंग का मतलब, यहां पे देखो स्टीम द ब्लीडिंग का वैसे तो मतलब होता है खून को रोकना, ब्लीडिंग का मतलब खून और स्टीम का मतलब होता है रोकना, लेकिन यहां किस तरीके से इसको यूज किया गया आप देखिए। और एक पोटेंशियली वर्ड है, इसको आप मेंशन कर लीजिए। पोटेंशियली का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं, ठीक है ना। और स्टीम द ब्लीडिंग का यहां पे जो मतलब निकल के आएगा वो आएगा तनावपूर्ण स्थिति को रोकना। देखो अब कैसे बनेगा सेंटेंस, इफ दिस एग्रीमेंट, अगर ये जो एग्रीमेंट है कैन पोटेंशियली हेल्प, ये क्या कर सकता है, ये संभावना इस चीज की, ठीक है ना, किस चीज की, कि ये क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, सहायता कर सकता है, स्टीम द ब्लीडिंग,
स्टीम द ब्लीडिंग का मतलब है तनाव को रोकने में, ठीक है ना। स्टीम द ब्लीडिंग का मतलब देखो खून आने में नहीं, यहां पे तनाव को रोकने में। तो स्टीम द ब्लीडिंग एज इट वर, भी ये कहता है कि जिस तरीके की स्थिति पहले बनी हुई थी ना, तो ऐसे ये एग्रीमेंट क्या कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस एग्रीमेंट में पोटेंशियलिटी है। पोटेंशियलिटी का मतलब संभावना है, इसमें ताकत है क्या करने की, इस तनावपूर्ण स्थिति को रोकने में, ठीक है। ये एग्रीमेंट जो है इस तनावपूर्ण स्थिति को रोकने में क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। ऐसी पोटेंशियलिटी है, पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसी संभावना है, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में ऐसी ताकत है, हो सकता है। It does not address most of India's fundamental concerns on the LAC। लेकिन साथ साथ आप एक बात याद रखो, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो एग्रीमेंट है ना, ये क्या नहीं करता, समाधान नहीं करता, ठीक है ना। क्या समाधान नहीं करता, भारत की मूलभूत चिंताओं का, ठीक है ना। ये किसी ना किसी तरीके से, यहाँ पे देखो एड्रेस का मतलब यहाँ पे पता नहीं है, और एक एड्रेस का मतलब होता है किसी को आप संबोधित करते हो। तो यहाँ इसको किस तरीके से यूज किया गया है कि ये जो एग्रीमेंट है ना, ये एड्रेस नहीं करता, मतलब समाधान नहीं करता, क्लैरिफाई नहीं कर सकता। तो इसमें सारी बातें शामिल नहीं है, सारी बातें एड्रेस इसमें नहीं की गई, मतलब संबोधित नहीं की गई, बोली नहीं गई, सारी बातें इसमें क्या नहीं है, शामिल नहीं है। देखो मैंने आपको कई सारे मीनिंग बता दिए। इट डज नॉट एड्रेस, इसमें ये सारी बातें शामिल नहीं की गई हैं, इसमें ये सारी बातें क्या नहीं की हैं, बताई नहीं गई हैं, क्लैरिफाई नहीं की गई हैं कि मोस्ट ऑफ इंडियाज, अधिकतर भारत के जो फंडामेंटल, जो मूलभूत कंसर्न्स, जो चिंता के विषय हैं ऑन द LAC, भारत के जो मूलभूत चिंता के विषय है ना LAC को लेकर, वो तो इसमें शामिल ही नहीं हुए। बातचीत होगी, सारी बातें होंगी, लेकिन भारत के मूलभूत जो मुद्दे थे, जो बातचीत थी, जो कंसर्न्स थे, चिंताएं थी, वो तो इसमें शामिल ही नहीं है। कौन कौन सी बताएगा ये आगे। प्रायर टू द टॉक्स, अब देखो प्रायर टू द टॉक्स का मतलब क्या होता है, बातचीत से पहले। प्रायर का मतलब होता है पहले, और प्रायर के साथ प्रेपोजिशन कौन सी आती है, टू आती है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। प्रायर टू द टॉक्स, बातचीत से पहले इंडियन ऑफिशियल्स, भारत के जो अधिकारी थे, हैड हाईलाइटेड, उन्होंने क्या कर दिया था, हाईलाइटेड कर दिया था द की पॉइंट्स, जो मेजर जो पॉइंट्स थे, जो मुख्य मुद्दे थे, पॉइंट्स थे, ऑफ देयर एजेंडा, अपने एजेंडा के, एज हैविंग चाइना विड्रॉ फॉर। अब देखो वो कौन कौन से एजेंडा थे भी, ये कहता है कि भारत ने अपने हाईलाइट कर दिए थे, भारत के जो अधिकारी थे ना, उन्होंने हाईलाइट कर दिए थे अपने मुख्य मुख्य मुद्दे अपने एजेंडा में, उन्होंने अपने एजेंडा में अपने मुद्दे रख दिए थे, लेकिन उन पे क्या हुआ नहीं, बातचीत हुई नहीं। और कौन कौन से मुद्दे हैं, एज हैविंग चाइना विड्रॉ फ्रॉम ऑल फ्रिक्शन पॉइंट्स। देखो फ्रिक्शन का मतलब वैसे तो होता है घर्षण, लेकिन यहाँ पे क्या है, संघर्ष के जो पॉइंट्स है, जहां पर जाकर भारत और चाइना के बीच में कोई ना कोई संघर्ष की स्थिति बनती है, ऐसे जो पॉइंट्स है, ऐसी जो जगह हैं, उनसे क्या करना है, चाइना को विड्रॉ करना है, मतलब पीछे हटना है। जहां जहां ऐसी फ्रिक्शन की स्थिति बनी हुई है, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, उनसे चाइना को क्या करना है, पीछे हटना है। ये भारत के एजेंडे में था। इंक्लूडिंग डेप्सांग एंड पेंगोंग, डेप्सांग और पेंगोंग, ठीक है ना, पेंगोंग सो, ये टी यहाँ पे साइलेंट है। इसमें क्या क्या इंक्लूड था, क्या क्या शामिल थे, डेप्सांग और पेंगोंग सो ये शामिल थे। एंड ग्रांटिंग अनहिंड्रड एक्सेस टू ऑल पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, और साथ ही साथ ये ग्रांटिंग करने में कि आप ये छूट दो हमें अनहिंड्रड, अनहिंड्रड का मतलब है बिना किसी बाधा के, ठीक है ना, बिना किसी बाधा के एक्सेस टू, देखो एक्सेस टू कई बार आ चुका है हमारे पास, एक्सेस के साथ टू प्रेपोजिशन आती है, पहुंच, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, कि बिना किसी बाधा के हमारी पहुंच हो, कहां तक, ऑल पेट्रोलिंग पॉइंट, जितने भी पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त करने वाले जो पॉइंट्स हैं, जो स्थान है, वहां तक हमारी बिना किसी बाधा के पहुंच होनी चाहिए, हमें कोई रोके नहीं, हम उन पॉइंट्स तक जाएं और हमें कोई रोके नहीं। ये भारत की कुछ मांग थी, ठीक है, उनके कोई कुछ पॉइंट्स थे जो कि उस बातचीत में थे ही नहीं, उन पर बातचीत हुई नहीं, ठीक है। चाइना हैज ब्लॉक्ड एक्सेस टू 10 pp's सिंस में। अब देखो इसी बात को आगे ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करता है, कौन से पेट्रोलिंग पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है, जिनको चाइना हैज ब्लॉक्ड, चाइना ब्लॉक कर चुका है, ठीक है ना, रोक चुका है, उनके एक्सेस को, उनकी पहुंच को, टू 10 pp, 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं भारत के जिनको चाइना रोक चुका है। कब से, मई से लेकर अब तक। ऐसे 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पर पहले भारत अपनी पेट्रोलिंग किया करता था, गश्त किया करता था, लेकिन अब चाइना ने उन पे ब्लॉक लगा दिया, ठीक है ना। तो भारत कहता है भैया हम उन पे बिना हिंड्रेड के जाएंगे, बिना हिंड्रेंस के मतलब बिना किसी बाधा के जाएंगे, बिना किसी ऑब्स्टेकल के जाएंगे। द जॉइंट प्रेस रिलीज मेक्स नो मेंशन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द, अब देखो सेंटेंस, द जॉइंट प्रेस, ये जो जॉइंट प्रेस हुई, इसमें जो रिलीज की उन्होंने, मेक्स नो मेंशन, इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है ऑफ रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब है वापस से बहाल करना किसी चीज को, ठीक है ना, पुनः बहाल करना। भी जॉइंट प्रेस में ये मेंशन ही नहीं किया गया कि पुनः बहाल करना ऑफ द स्टेटस क्यू एंटी ऑफ अप्रैल, ठीक है ना। देखो एक लैटिन वर्ड है हमारे पास, स्टेटस क्यू एंटी ऑफ अप्रैल, यहां पे ये कहना चाहता है कि जो पहले जैसी स्थिति थी, जो अप्रैल के अंदर जो जैसी स्थिति थी ना, अब देखो स्टेटस क्यू का मतलब होता क्या है, मैं आपको बताता हूं।
देखो स्टेटस क्वो का मतलब होता है मौजूदा स्थिति। स्टेटस क्वो का क्या मतलब होता है? जो मौजूदा जो स्थिति होती है, वर्तमान जो पोजीशन होती है, उसके बारे में बात करता है। लेकिन एंटी का मतलब क्या होता है? उसके पहले। तो अब यहां पे बन गई बात क्या, सेंटेंस ऐसा बन गया हमारा कि जॉइंट प्रेस जो रिलीज हुई ना, इसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि रिस्टोरेशन करेंगे। वो रिस्टोरेशन का मतलब वापस से बहाल करेंगे। क्या बहाल करेंगे? ऑफ द स्टेटस क्वो एंटी ऑफ अप्रैल, कि जैसे अप्रैल में जो स्थिति थी ना, वैसी स्थिति वो वापस से बहाल करेंगे। क्या इसकी तो कोई बात ही नहीं कि अप्रैल से पहले भारत और चाइना की एलएसी पे जैसी स्थिति थी उसे वो बहाल कर देंगे, जैसा पहले था वैसा कर देंगे। ऐसी तो बातचीत ही नहीं हुई। तो ये तो दिक्कत वाली बात है। ओनली रेफरिंग टू नो यूनिलैटरल चेंजेस टू द ग्राउंड सिचुएशन। ओनली रेफरिंग, अब देखो यहां पे समझो आप क्या कहता है, केवल ये रेफर किया है। ओनली रेफरिंग का मतलब केवल ये बताया गया है कि एक तरफा परिवर्तन नहीं होगा। यूनिलैटरल पहले भी वर्ड आ चुका, एक तरफा चेंजेस परिवर्तन नहीं होंगे टू द ग्राउंड सिचुएशन, ठीक है ना, जमीनी स्तर पर एक तरफा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नो लग गया ना यहां पे, एक तरफा परिवर्तन जमीनी स्तर पर नहीं होंगे। खाली यही बात रेफर की गई है, ठीक है। विच रेफर्स टू द करंट स्टेटस क्वो, और जिससे ये साबित होता है, जिससे ये बात रेफर होती है, ये बात साबित होती है क्या? टू द करंट स्टेटस क्वो, कि ये तो स्थिति जो अब है ना बिल्कुल वैसी रहेगी। देखो आप समझो क्या बात हुई है यहां पे, कि ऐसी बात ही नहीं हुई कि जो पहले था अप्रैल के मंथ में जैसा था ना, जैसा बॉर्डर पे था, एलएसी पे था, वैसी स्थिति वापस होगी, ये बातचीत नहीं हुई। तो इसका मतलब तो फिर अपने आप ये बात किसको रेफर कर देती है कि जो करंट स्टेटस क्वो है, जो अब जैसी स्थिति है, अब कौन सी स्थिति है पता है आपको? उन्होंने हमारे 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब वो वैसे का वैसे ही रखेंगे। समझ में आ रही है आपके बात? तो ये तो फिर इस चीज को रेफर करता है कि जो करंट स्टेटस क्वो है वो वैसा वैसा बना रहेगा, वैसी वैसी स्थिति बनी रहेगी। इट इज ट्रू, ये सच है, दैट 1 or 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड रियलिस्टिकली। अब देखो यहां पे क्या कहता है कि बिल्कुल ये सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये बिल्कुल सही बात है कि 1 या 2 राउंड होते हैं बातचीत के, ठीक है ना, 1-2 राउंड जो बातचीत के होते हैं, एक जो दौर होते हैं बातचीत के, इनसे कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। रियलिस्टिकली का मतलब होता है वास्तविकता में। वास्तविकता में आप 1-2 अगर मान लो दौर आते हैं बातचीत के, तो उनसे आप क्या है उम्मीद नहीं कर सकते। टू रिसोल्व अ सिचुएशन, एक स्थिति को रिसोल्व करने में, दैट इज जो कि है अभी बनी हुई, इन मैनी वेज कई तरीकों में, इवन मोर कॉम्प्लेक्स, अब जो ये स्थिति बनी हुई है ना, ये बहुत ज्यादा, इवन मोर कॉम्प्लेक्स, और ज्यादा जटिल है, और ज्यादा जटिल बनी हुई है देन द 1986 सम ड्यूरोंग चू स्टैंड ऑफ। 1986 में जो स्थिति बनी हुई थी ना, ये तो उससे भी ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स बनी हुई है। तो आप क्या नहीं कर सकते, ये कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वास्तविकता में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1-2 राउंड बातचीत के हों और इस स्थिति को सुधार लिया जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। और ये जो स्थिति है और भी कॉम्प्लेक्स बनी हुई है, मतलब 1986 के दौरान अगर उससे तुलना करूं ना, कौन सी? सैम ड्यूरोंग चू स्टैंड ऑफ। सैम ड्यूरोंग चू का कोई स्टैंड ऑफ हुआ। अब देखो स्टैंड ऑफ का जो यहाँ पे मतलब है गतिरोध, कहने का मतलब 1986 के गतिरोध को सोल्व कर, जो 1986 में 1986 में जो सैम ड्यूरोंग का जो स्टैंड ऑफ था, जो गतिरोध था ना, उससे भी ज्यादा जटिल है ये स्थिति। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि 1-2 बातचीत के राउंड हुए और आप इस स्थिति को सुधार दो, सब सारी बातें जो सारा मसला है वो सोल्व आउट कर दो। नहीं, ऐसा तो हम भी उम्मीद नहीं करते। एंड दैट टुक 6 years बिफोर द स्टेटस क्वो वॉज रिस्टोर्ड। अब ये बात किसकी कर रहा है? एंड दैट टुक, दैट का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो 1986 में जो हुआ था ना गतिरोध, सैम ड्यूरोंग चू का जो गतिरोध हुआ था, इसके बारे में बात कर रहा है। इसने भी कितने साल ले लिए थे? टुक 6 years बिफोर द स्टेटस क्वो वॉज रिस्टोर्ड। जैसी पहले जैसी स्थिति थी ना, उसको रिस्टोर करने में, बहाल करने में इसको भी 6 साल लग गए थे। तो ये तो उससे भी ज्यादा समस्या वाला मामला है, उससे भी ज्यादा गंभीर मुद्दा है। एट द सेम टाइम, इसी स्थिति में, इसी समय की बात अगर की जाए, सेकंड जॉइंट पब्लिक स्टेटमेंट, एक दूसरा, ठीक है ना, सेकंड जॉइंट का मतलब दूसरा संयुक्त सार्वजनिक जो स्टेटमेंट आया, बयान जो आया है, ठीक है ना, इन एज मैनी वीक्स। देखो एक शानदार चीज आई, एज मैनी वीक्स का मतलब ये फ्रेज समझो आप, जब सेंटेंस में एज मैनी का यूज हो जाता है ना, तो ये बात करता है उसी के बारे में जिसके बारे में इसने पहले बोला हो। जैसे सेकंड जॉइंट पब्लिक स्टेटमेंट, 2 जॉइंट पब्लिक स्टेटमेंट आ गए ना, तो यहाँ पे एज मैनी का मतलब 2 वीक। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि मैं ये कोई भी 10 काम 10 मिनट में कर सकता हूं, कोई भी 10 काम 10 मिनट में कर सकता हूं, ठीक है। तो 10 काम 10 मिनट का मतलब है 10 काम एज मैनी वेज, ठीक है ना, एज मैनी मिनट्स। एज मैनी मिनट्स का मतलब हुआ 10 काम, मैंने 10 पीस ऑफ वर्क्स, ठीक है ना, तो 10 तो काम हुए। और एज मैनी टाइम मतलब 10 ही
समय में, ठीक है ना, 10 ही मिनट में। तो कहने का मतलब ये सेंटेंस इस तरीके से बनता है कि कोई चीज जब आप दोबारा से मेंशन करते हो ना तो वहां पे एज मैनी का यूज करते हो। तो जैसे इसने कहा सेकंड जॉइंट पब्लिक स्टेटमेंट, दूसरा जो पब्लिक स्टेटमेंट आया, तो दूसरा का मतलब यहाँ पे एज मैनी का भी मतलब क्या है, दूसरे सप्ताह में। समझ में आ गई आपके बात? तो ये ऐसे बनेगा, ये कई बार ऐसे सेंटेंस में यूज किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका। अब देखो सेंटेंस को हम समझते हैं कि यहाँ पे ये कहता है कि ये जो दूसरा संयुक्त सार्वजनिक जो स्टेटमेंट है ना, ये जो 2 सप्ताह में जारी हुआ है, ये जो क्या हुआ है 2 सप्ताह, एज मैनी वीक्स का मतलब 2 सप्ताह में जो जारी हुआ है, इज ए पॉजिटिव डेवलपमेंट। ये क्या है, एक सकारात्मक स्थिति है, ठीक है ना, ये क्या अपने आप में एक सकारात्मक पहलू है। इन इटसेल्फ, अपने आप में एक सकारात्मक पहलू है कि चलो एक दूसरा जॉइंट पब्लिक स्टेटमेंट भी आया दूसरे सप्ताह में, शोइंग दिखाते हुए, ठीक है ना, ये क्या करता है, शो दिखाता है, बोथ हैव द इंटेंट, बोथ का मतलब यहां पे दोनों देश भारत और चाइना, हैव द इंटेंट उनकी इच्छा है, ठीक है ना, उनके मतलब इरादा है उनका, टू स्टेबलाइज द सिचुएशन, इस स्थिति को स्थिर करने में, स्टेबलाइज का मतलब वापस से बहाल करने में, स्थिर करने में दोनों देश क्या रखते हैं, इरादा रखते हैं, ठीक है ना। ये जो दूसरा पब्लिक स्टेटमेंट आया है दूसरे ही सप्ताह में, ये एक अपने आप में पॉजिटिव डेवलपमेंट है, अपने आप में एक ऐसा एक सकारात्मक पहलू है, और ये दिखाता है, ये शो करता है दोनों देशों के इंटेंट को, इरादों को, टू स्टेबलाइज, कि वो क्या करेंगे, स्थिर करेंगे द सिचुएशन, स्थिति को। इवन इफ देयर मोटिवेशंस, अब देखो यहां पे समझो आप, इवन इफ देयर मोटिवेशंस मोटिवेशन में बी डिफरेंट है, हाँ ये हो सकता है कि भले ही इनके इरादे कुछ भी हो सकते हैं, इवन इफ का मतलब भले ही इनका इरादा, इनका मोटिवेशन, ठीक है ना, इनकी प्लानिंग में बी डिफरेंट, अलग हो सकती है। फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के लिए अगर बात की जाए, भारत सरकार की बात करूं मैं, सच अ स्टेटमेंट इन द मिडेस्ट ऑफ अ पार्लियामेंट सेशन, इस प्रकार का ये जो स्टेटमेंट आया, कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहा है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट आया ना जॉइंट प्रेस जो हुई है, उसका जो स्टेटमेंट है, बीचों बीच, मिडेस्ट का मतलब बीचों बीच ऑफ ए पार्लियामेंट सेशन, पार्लियामेंट जो ये जो हमारी संसद है इसके सेशन में, ये जो बीच में सेशन के बीच में जो ये स्टेटमेंट आता है, वेयर इट हैज फेस्ड क्वेश्चंस ओवर इट्स हैंडलिंग of the LAC situation sends the message that the China crisis is under control। अब देखो भारत के लिए तो ये किस तरीके से अच्छी बात है, भारत सरकार के लिए, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट के लिए, कि ये जो स्टेटमेंट आया है ना पार्लियामेंट सेशन के बीचों बीच में, इससे क्या होगा, उन्हें इस ये जो फेस कर रहे हैं इस प्रश्न को, कौन से प्रश्न को, ओवर इट्स हैंडलिंग, कि वो किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं LAC की सिचुएशन को, ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति को किस तरीके से संभाल रहे हैं, सेंड्स द मैसेज, ये एक संदेश देता है, क्या देता है, दैट चाइना, द चाइना क्राइसिस, जो चाइना की जो चाइना का जो संकट है, क्राइसिस का मतलब जो संकट है, इज अंडर कंट्रोल, वो क्या है, कंट्रोल में है, ठीक है ना कहीं वो थोड़ा सा उसे कंट्रोल में कर लिया गया। मतलब पार्लियामेंट में जब अपोजिशन पूछेगा कि भैया आप चाइना की स्थिति को लेकर क्या कर रहे हो, LAC पे जो सिचुएशन बनी हुई है बॉर्डर पे, आप क्या कर रहे हो, तो भारत सरकार के लिए तो ये थोड़ा सा ये बात इसलिए आरामदायक हो जाती है कि चलिए ठीक है, जॉइंट जो प्रेस से जो स्टेटमेंट आया तो वो ये कह सकते हैं कि हाँ भैया देखो हमने एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, और अब स्थिति जो है वो काबू में है, अंडर कंट्रोल है। फॉर चाइना, और चाइना के लिए अगर बात की जाए, भारत के लिए तो इसलिए भारत का मोटिवेशन हो सकता है, और चाइना के लिए क्या कहता है, द मोटिवेशंस कुड बी टू फोल्ड, चाइना के लिए जो मोटिवेशन है ना, ये क्या हो सकता है, 2 तरीके का हो सकता है, मतलब 2 तरीके निकाल सकते हैं चाइना के लिए, टू फोल्ड का मतलब 2 मतलब निकलेंगे यहाँ पे, क्या, इधर ए टैक्टिकल पोज, या तो वो टैक्टिकल का मतलब होता है वैसे तो रण कौशल, तो ये तो क्या है, या तो एक टैक्टिकल पोज है, मतलब रणनीतिक तौर पर उनका एक पोज है, ठीक है ना, एक तरीके से आप ये कह सकते हो उन्होंने क्या किया, रणनीतिक तौर पे एक अभी फिलहाल के लिए पोज किया है, एक बार रोका है, दैट गिव्स, जो उन्हें देता है टाइम टू प्रिपेयर, तैयार होने का समय, फॉर फर्दर मिलिट्री मैन्यूवर्स, आगे की फर्दर का मतलब आगे की, मिलिट्री का मतलब सैन्य, मैन्यूवर्स का मतलब होता है किसी तरीके के दावपेच, जो सैन्य दावपेच का, सैन्य तिगड़म का, ठीक है ना, सैन्य उनके जो भी वो कदम उठाएंगे उनको, उनके लिए तैयार होने का समय देता है, इसलिए उन्होंने थोड़ी बहुत देर के लिए आराम किया, पोज करा। भारत के लिए तो समझ में आएगी आपको, भारत तो क्या किया गया, अब पार्लियामेंट के अंदर जो सेशन चल रहा है उसमें क्या करेगा, विपक्ष को, अपोजिशन पार्टीज को ये बोल देगा कि हाँ स्टेटमेंट आया है और हम इसके ऊपर अंडर कंट्रोल है हमारे पास स्थिति। लेकिन चाइना के लिए, चाइना के पास 2 तरीके हैं, 2 पहलू हो सकते हैं चाइना के, ठीक है ना, 2 मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला तो उसने बताया टैक्टिकल तरीके से, रणनीतिक तौर पे पोज उन्होंने किया होगा, और आगे की उनकी मिलिट्री मैन्यूवर्स का मतलब सैन्य तिगड़म बिठाने के लिए, सैन्य जो भी दावपेच करने के लिए उनको समय मिल जाएगा। एज वॉज द केस इन एंड अगस्त साउथ ऑफ पेंगोंग लेक, जैसा कि उन्होंने ऐसा ही कैसा केस आया हुआ है, उन्होंने कहां पे किया था, अगस्त के एंड में
साउथ ऑफ पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक के साउथ में, दक्षिण में उन्होंने ऐसा काम किया हुआ भी है, ठीक है ना, जहां पे उन्होंने पोज लेने के बाद दोबारा से क्या किया था, सैन्य तिगड़म की थी, ठीक है ना, सैन्य हलचल करी थी वहां पे। और ए सिग्नल दैट, और ये भी सिग्नल हो सकता है, मतलब ये दूसरा पहलू बता रहा है। और ए सिग्नल दैट मतलब ये इस बात का भी संकेत है, हो सकता है कि क्या पता वो सैन्य दावपेच के लिए उन्होंने ये पोज लिया, और ये भी बात हो सकती है। और ए सिग्नल का मतलब ये इस बात का भी संकेत है क्या, दैट बीजिंग वांट्स टू डायल डाउन टेंशन, कि बीजिंग जो है, बीजिंग का मतलब चाइना जो है वो क्या है, चाहता है, क्या चाहता है, टू डायल डाउन टेंशन। डायल डाउन टेंशन का मतलब यहाँ पे इस टेंशन को वाकई में कम करना चाहता है। ये भी हो सकता है कि वाकई में जो बीजिंग है वो इस टेंशन को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता ही हो। चलिए देखते हैं, ये दूसरा पहलू है, आगे देखते हैं क्या कहता है। albeit on its own terms and most likely without giving up the territorial gains it has made since May। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि इस बात का भी संकेत है कि चाइना वाकई में टेंशन को कम करना चाहता है। albeit का मतलब होता है हालांकि ऑन इट्स ओन टर्म्स, अपनी खुद की शर्तों पे, एंड मोस्ट लाइकली, और उससे भी ज्यादा, विदाउट गिविंग अप, त्यागने से, बिना त्यागे, द टेरिटोरियल गेन्स, जो उन्होंने क्षेत्र गेन किया है, प्राप्त किया है, इट हैज मेड सिंस मे, जो उन्होंने कब से किया, मई से। अब समझो आप इसने क्या किया कि हो सकता है चाइना है ना, उसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो वो क्या है, मिलिट्री तौर पे, ठीक है ना, मिलिट्री कोई भी दावपेच लगाने के लिए उन्होंने पोज ले लिया होगा, और दूसरा क्या पता वाकई में चाइना ये चाहता हो, बीजिंग ये चाहता हो कि वो क्या चाहते हैं, डायल डाउन टेंशन को कम करना चाहते हो। डायल डाउन का मतलब कम करना, लेकिन किस पे, अपनी शर्तों पे। हालांकि वो अपनी शर्तों पे कर सकते हैं काम, और उससे भी ज्यादा वो उन्होंने जो ये गेन किया, मतलब जो क्षेत्र उन्होंने भारत के अपने कब्जे में किए ना, वो उनको नहीं देगा, गिविंग अप, विदाउट गिविंग अप, उनको नहीं छोड़ेगा वो, ठीक है ना। और जो कब से किया उसने, मई से किया है, तो ये तो गलत बात ही है। विच एवर मे बी द केस, विच एवर मे बी द केस का मतलब है बात चाहे अब कुछ भी हो, मुद्दा चाहे कुछ भी हो, लेकिन द रियलिटी, जो वास्तविकता है फॉर दिल्ली के लिए जो वास्तविकता भरी बात है ना, वो ये है, इज दैट द चैलेंज अलोंग द एलएसी मे बी फार फ्रॉम ओवर। जो चैलेंज बना हुआ है, ठीक है ना, एलएसी पर जो चुनौती अभी भी जो बनी हुई है, वो समाप्त नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, और ये अभी भी फार फ्रॉम ओवर है, मतलब समाप्त होने से काफी दूर है। फार फ्रॉम ओवर का मतलब ओवर होने से, फार फ्रॉम बहुत दूर है, मतलब भारत के लिए तो ये कंफर्म है कि ये जो चुनौती जो बनी हुई है एलएसी पे, अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो लास्ट में जाते जाते इतनी बात कहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपको ये सारा एडिटोरियल समझ में आता है, और स्प्रेड द नॉलेज, ज्ञान को जितना स्प्रेड करोगे उतना ही बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।